नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। दिल्ली मुंबई से लेकर पटना तक ईडी की छापेमारी, लालू प्रसाद यादव की बेटियों के घर भी पहुंची एजेंसी। ये आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज दिल्ली, मुंबई और पटना में कई जगहों पर छापेमारी की है। जानकारी है कि ईडी की टीम ने दिल्ली में 15 जगहों पर रेड मारी है, जिसमें लालू यादव की बेटियों के घर भी शामिल हैं। इसी के साथ पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची है और छापेमारी जारी है। पूर्व एमएलए अबू दोजाना पेशे से बिल्डर हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही सीबीआई की टीम ने लालू यादव से दिल्ली में पूछताछ की थी। वहीं शुक्रवार को ईडी ने 2 राज्यों में छापेमारी की है। जानकारी है कि लालू यादव की 3 बेटियों के घर पर भी रेड की गई है। हेमा, रागिनी और चंदा का घर दिल्ली में है, जिनके घर पर ईडी की टीम मौजूद है। ईडी ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर भी छापा मारा है। और ये बड़ी खबर, केसीआर की बेटी के कविता ने जंतर मंतर पर की भूख हड़ताल, 12 विपक्षी दलों के नेता हो रहे शामिल। ये आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और भारत राष्ट्रीय समिति की नेता के कविता आज संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर बैठी हैं। के कविता के धरने में 12 विपक्षी दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। इस धरने को महिला आरक्षण के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की बीआरएस की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। मंच से बोलते हुए के कविता ने कहा कि जब तक महिला आरक्षण कानून नहीं बनता तब तक वो चुप नहीं बैठेंगी। के कविता के धरने में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी भी पहुंचे। सीताराम येचुरी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को सीपीएम का पूरा समर्थन है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी समेत कई दलों के नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। के कविता ने कहा कि मैं आपसे वादा करती हूं कि जब तक ये बिल नहीं आएगा तब तक हम ये रास्ता नहीं छोड़ेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि इस बिल से हिंदुस्तान का भला हो सकता है। बीआरएस की नेता ने आगे कहा कि जिस तरीके से पूरी दुनिया का विकास हो रहा है, अगर उसी तेजी से हिंदुस्तान का भी विकास होना है तो महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भी भागीदारी मिलनी चाहिए। इस क्षेत्र में भागीदारी मिलने के लिए महिला आरक्षण बिल को लाना बहुत जरूरी है। यह बिल 27 साल से लंबित है। आपको बता दें कि केसीआर की बेटी के कविता 1 दिवसीय भूख हड़ताल के बहाने विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। और ये बड़ी खबर, कर्नाटक में चुनावी हल चलते चुनाव आयोग का दौरा शुरू, 12 मार्च को पीएम मोदी का होगा कार्यक्रम। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे को लेकर कर दिया बड़ा दावा। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग का एक दल गुरुवार को कर्नाटक पहुंचा। पीएम मोदी भी लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री 12 मार्च को एक बार फिर राज्य में पहुंचने वाले हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी टिकट बंटवारे को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। चुनावी राज्य कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी वापसी के लिए पूरा दमखम लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। इस साल पीएम मोदी छठी बार कर्नाटक जाएंगे। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक की यात्रा पर रहे थे। आपको बता दें कि पीएम मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे को समर्पित करने के लिए मांड्या जिले में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान एक रोड शो भी करेंगे। इसी बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक दल बेंगलुरु पहुंचा है। चुनाव को लेकर कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने गुरुवार को कहा कि पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने अब तक करीब 170 विधानसभा सीटों पर टिकट वितरण के संदर्भ में चर्चा की है और इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर नेताओं में सर्वसम्मति बनी है। आपको बता दें कि शिव कुमार ने कहा कि हमने 170 सीटों पर चर्चा की है और अभी 50 सीटें रह गई हैं। हम चर्चा करेंगे और फिर अपनी राय केंद्रीय चुनाव समिति को भेज देंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आज शाम चिकमंगलुरु से जुड़े नेताओं से बात करूंगा ताकि सहमति बनाई जा सके। आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में 140 सीटें जीतने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के आंतरिक सर्वे में कांग्रेस को 140 सीटें मिल रही हैं। आपका क्या मानना है? क्या इस बार कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अपना झंडा गाड़ने में सफल होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर 9 विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। बीजेपी ने मुकाबले में उतार दी नेताओं की फौज। ये आपको बता दें कि बीजेपी ने जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी के कथित दुरुपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने वाले 9 विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि वे भ्रष्टाचार में शामिल हैं और खुद को बचाने के लिए इन एजेंसियों के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भारत राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सहित 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री को एक संयुक्त पत्र लिखकर विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ केंद्र एजेंसियों के घोर दुरुपयोग का आरोप लगाया था। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव शामिल हैं। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों के इस पत्र में लिखा गया था कि विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का घोर दुरुपयोग यह दर्शाता है कि हम लोकतंत्र से निरंकुशता में बदल गए हैं। केंद्रीय एजेंसियों और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों का दुरुपयोग चुनावी मैदान के बाहर हिसाब बराबर करने के लिए किया जाना निंदनीय है, क्योंकि यह हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने बताया कि विपक्षी नेताओं के आरोप का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने अपने स्थानीय नेताओं को तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, बिहार, केरल, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तैनात कर दिया है। बलूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वाले ये नेता खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। जांच एजेंसियां कानूनी कार्रवाई का पालन कर रही हैं। बलूनी ने कहा कि वे खुद को बचाने के लिए जांच एजेंसियों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्षी नेताओं को घेरते हुए दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और बिहार में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके अलावा सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल, बंदी संजय ने तेलंगाना और सुरेंद्रन ने केरल, अश्वनी शर्मा ने पंजाब और रविंद्र रैना ने जम्मू और कश्मीर और पार्टी की राज्य इकाइयों के सभी अध्यक्षों ने अपने अपने राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्ष के आरोपों का खंडन कर दिया है। आपको बता दें कि इस पत्र के खिलाफ बीजेपी ने अपने नेताओं की पूरी फौज उतार दी है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने ट्वीट से मचा दी खलबली, बोले मनीष सिसोदिया प्रहलाद हैं तो हिरणा कश्यप है मोदी सरकार। ये आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो रही है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बड़ी हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में मोदी सरकार के हिरणा कश्यप से तुलना करते हुए बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि हिरणा कश्यप अपने आप को भगवान मान बैठा था, उसने प्रहलाद को ईश्वर की राह से रोकने के अनेक प्रयत्न किए, जुल्म किए। आज भी कुछ लोग अपने आप को भगवान मान बैठे हैं। देश और बच्चों की सेवा करने वाले प्रहलाद को कारागृह में डाल दिया है, लेकिन पर ना तो प्रहलाद को तब रोक पाए थे, ना ही अब रोक पाएंगे। यहां पर मुख्यमंत्री ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तुलना भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद से की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। इतना ही नहीं, उन्होंने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तुलना भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद से कर दी है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव की अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर नजर। ममता बनर्जी के गढ़ में बनेगी खास रणनीति। ये आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पश्चिम बंगाल में तय की गई है। 17 से 19 मार्च तक कोलकाता में यह बैठक होनी है। इसमें 20 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी बुलाए गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने बताया कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और कुछ जगहों पर विधानसभा चुनाव के लिए यहां पर रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 17 मार्च को कोलकाता आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 18 मार्च से हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी। आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों की माने तो इसमें लोकसभा गठबंधन के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए चर्चा होगी। इस दौरान अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर सकते हैं। 17 से 19 मार्च के बीच में होने वाली इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। चुनावी रणनीति के तहत फोकस ग्रुप तैयार किए जाएंगे और फिर पार्टी उस ग्रुप के लिए विशेष अभियान चलाएगी। और बड़ी खबर, चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी नेता पुतन्ना ने थामा कांग्रेस पार्टी का दामन। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के विधान परिषद सदस्य पुतन्ना ने अपनी ही सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। पुतन्ना ने कहा कि उन्होंने विधान परिषद और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वरिष्ठ नेता पुतन्ना विधान परिषद के 4 बार के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण और रामनगर जिलों के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। पुतन्ना को अक्टूबर 2020 में विधान परिषद के लिए दोबारा चुना गया था और उनका कार्यकाल अक्टूबर 2026 को खत्म होना था। पुतन्ना ने मीडिया से कहा कि आज मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं और मैंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी नेता पुतन्ना कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। और बड़ी खबर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के लिए कुछ यूं किया जा रहा आमंत्रित, विधायक बांट रहे पीले चावल। ये आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के महंता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इसी महीने जबलपुर में होने वाली कथा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कथा के मुख्य यजमान और बीजेपी विधायक सुशील तिवारी इंदु घर घर पीले चावल देकर लोगों को कथा में आने का आमंत्रण दे रहे हैं। इस आयोजन के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स जबलपुर से लेकर राजधानी भोपाल तक में लगे हैं। ये कथा 25 मार्च से 31 मार्च तक विधायक सुशील तिवारी इंदु
इंदू की पनागर विधानसभा क्षेत्र में होगी। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए कथा पंडाल 25 एकड़ में बनाया जा रहा है। 16 एकड़ भूमि में विशाल भंडारा होगा। इसके साथ ही 30 एकड़ भूमि में अलग अलग 25 स्थानों पर वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था बनाई जा रही है। प्रत्येक भक्त की हर सुविधा का ध्यान रखने के लिए बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के महंता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के मुख्य यजमान विधायक सुशील तिवारी इंदू कहते हैं कि इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये तो सर्वदलीय कथा है, इसमें उनके साथ में कांग्रेस के लोग भी सहभागी बन रहे हैं। वे कहते हैं कि कथा में प्रतिदिन 4 से 5 लाख लोगों के आने का अनुमान है, जिसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। अगली बड़ी खबर, सुकेश चंद्रशेखर ने कर दिया बड़ा दावा, बोला सबका पर्दाफाश करूंगा। शराब नीति के मामले में अब अरविंद केजरीवाल की होगी अगली गिरफ्तारी। ये आपको बता दें कि ठग सुकेश चंद्रशेखर की शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान उसने दिल्ली शराब नीति के मामले में अभी और गिरफ्तारियां होने का दावा किया। इतना ही नहीं, उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कई बड़े आरोप लगाए और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होने की भी बात कही। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल वजीर का काम कर रहे हैं। केजरीवाल अपने टास्क को बखूबी निभा रहे हैं। उसने कहा कि शराब नीति से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक एक का पर्दाफाश करेगा। सुकेश चंद्रशेखर इससे पहले भी कई तरीके के दावे कर चुका है। इससे पहले उसने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी के सक्सेना को एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें दावा किया गया था कि उसकी सेल मंडोली जेल में सीसीटीवी फुटेज लीक हो रहे हैं और ऑनलाइन शेयर किए जा रहे हैं। दरअसल शराब नीति के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इस बीच अब सुकेश चंद्रशेखर के इस तरीके के दावे भी आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ठग सुकेश चंद्रशेखर ने ऐलान किया है कि मैं एक एक कर सबका पर्दाफाश करूंगा और अगली गिरफ्तारी अब अरविंद केजरीवाल की होगी। अगली बड़ी खबर, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाकर माधवराव सिंधिया का सपना पूरा करेगी बीजेपी। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपकर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का सपना पूरा कर सकती है। ये सवाल इन दिनों राज्य के सियासी गलियारों में और दिग्गज नेताओं के बीच में चर्चा का विषय बन चुका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर बीजेपी एक तीर से 2 शिकार कर सकती है। इस फैसले से कांग्रेस के सामने भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 मार्च को स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 78वीं जयंती के अवसर पर ग्वालियर में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी जाती है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने कई बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर देने के लिए कांग्रेस में फिलहाल कोई भी ऐसा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस अभी भी शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर फोकस कर रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की हर रणनीति और चाल से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। इसके अलावा अगर बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाती है तो कांग्रेस में बगावत और बढ़ जाएगी। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का रुझान बीजेपी की ओर आ सकता है। इसके अलावा वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्र की राजनीति में ले जाने का महत्वपूर्ण फैसला भी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर सकती है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।